हम इनकी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कैमरा। हाँ, अब दोनों एक साइड पे चल जाएंगे। जी मेरी आवाज आ रही है? जरा रेज हैंड करें जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी शाबाश। निम्रा आबिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है जी। ठीक है जी, मोस्टली पार्टिसिपेंट को आवाज जो है वो जा रही है, तो मैं सिर्फ रिकैप कर देता हूं कि कल हमने क्या किया था, और फिर आपसे मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे। कल डिस्कस बेसिकली हमने ये किया था कि जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें एक ह्यूज डेटा सेट्स को आप कंपैक्ट फॉर्म में किसी टेबल्स में या किसी ना किसी ग्राफिक वे से आप उस डेटा सेट को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक टेबुलर मेथड पढ़ा जिसमें हम टेबल बना देते हैं जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और फिर उसी चीज को, उसी टेबल को एक ग्राफिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने फिलहाल ये साइड बाय साइड दोनों पढ़े। 3 किस्म के डेटा सेट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए कि अगर डेटा सेट क्वालिटेटिव हो तो फिर कैसे टेबल बनाना है, डिस्क्रीट डेटा सेट हो तो फिर कैसे टेबल बनाना है, और कौन सा ग्राफ सूट करेगा। और टेक्निकली आज जो बेसिकली डिस्कस करना था वो ये था कि अगर डेटा कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है तो फिर उसका टेबल कैसे बनाना है और उसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करना है। और उसके बाद जो एक और डिस्कस करेंगे वो स्टेम लीफ प्लॉट है। वो इसमें एक आप समझ लें एक डिफेक्ट है, एक ड्रॉबैक है फ्रीक्वेंसी का। तो उस ड्रॉबैक को अगर हम साइड इफेक्ट के तौर पर रिमूव करना चाहते हैं कि लेट्स सपोज इफ आई वांट कि जी ये मुझे ये डिटेल भी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि आपको फिर इधर नहीं, आपको जो है वो इस डिस्प्ले मूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट किया और डिस्कस किया कि सिंपल बार चार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ। उसके बाद ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हों और उनका कंपैरिजन रिक्वायर हो तो मल्टीपल बार चार्ट, और अगर एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो जो टोटल बनता है वो भी एक मीनिंगफुल कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, तो कंपोनेंट बार चार्ट। उसके बाद डिस्क्रीट डेटा सेट को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप डिस्क्रीट डेटा सेट को एक फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। टैली बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, परसेंटेज जो आप रिप्रेजेंट करते हो, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये भी है कि रात को मैं देख रहा था कि अमेरिका में 7 लाख कोई 75,000 के करीब कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, पाकिस्तान में 9,000। अब आप कहते हैं वहां 7 लाख, यहां 9,000। इसको मैं जरा थोड़ा सिंपल कर देता हूं। फर्ज करें एक कंट्री है, वहां पर 10 कोरोना के पेशेंट हैं, दूसरे कंट्री में सिर्फ 5 हैं, तो आप तो यही कहेंगे कि जो फर्स्ट वन है उसमें 10 अगर पेशेंट हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा है, और दूसरे कंट्री में तो जस्ट उससे हाफ है। आपने क्या पॉपुलेशन नोट की है? इस कंट्री की पॉपुलेशन थी 100 लोग है, इस कंट्री की पॉपुलेशन टोटल 10 लोग है।
100 में से 10 लोगों को कोरोना हुआ है और उधर 10 में से 5 को हुआ है। अब आपको फायदा नजर आएगा, इसकी परसेंटेज निकाल लें। ये 10% बनता है और ये कितना बनता है 50%। आधे लोगों को कोरोना हो गया वहां पर, 10 में से 5 को। अब आपको परसेंटेज कहेंगे तो फौरन आप कहेंगे नहीं जी ये नहीं, ये कंट्री ज्यादा कोविड से जो है वो इफेक्टिव है। तो यही हम बात कर रहे हैं जी। अमेरिका में अगर 7,75,000 की बात करते हैं तो आप उसकी पॉपुलेशन भी तो देखें ना, कि इट इज लार्जर देन द पाकिस्तान। लेकिन अब मैंने रात को ऐसे जरा बैठे टीवी पर देख रहा था तो मैंने परसेंटेजेस निकाल ली। अमेरिकन की पॉपुलेशन में कोई 33 करोड़ के राउंड अबाउट है और 22 करोड़ तो हम भी हैं। तो मैंने जब उनकी परसेंटेज निकाल ली तो 5.2% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की वो इफेक्टेड है कोरोना वायरस से, ठीक। और जब मैंने पाकिस्तान की कैलकुलेट की है तो वो तकरीबन 0.7% बनता था, यानी कि 1% भी नहीं है। तो यस इट इज, बस कह सकते हैं कि अल्लाह ताला का कोई खास करम ही है। ऐसे ही मैं जरा डिस्कशन, मैं उस पर नहीं जा रहा जी यहाँ क्यों कम है। एक रिसर्च ये भी कहती, वही बात के स्टैटिस्टिक्स वाले जरूर ये इस नंबर गेम पे जाते हैं। वो कहते हैं ये पाकिस्तानियों का इम्यून सिस्टम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू यूरोपियंस, तो इम्यून सिस्टम की वजह से ये बचे हुए। बहरहाल जो भी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इस पे ना जाएं कि अमेरिका में 7 लाख हैं, 75,000 हैं, पाकिस्तान में 9,000 हैं। आप परसेंटेजेस पे जाएंगे तो आपको ट्रूली ये चीजें जो है वो समझ आएंगी। डिस्क्रीट डेटा सेट हो, ग्राफिकली उस डेटा सेट को प्रेजेंट करना हो तो अगेन सिंपल बार चार्ट। और फिर मैंने क्या डिस्कस किया था कि पाई चार्ट में एक एक्चुअली सर्कल ले लिया जाता है और उस सर्कल को टोटल कंसिडर किया जाता है और फिर इसमें कंपोनेंट्स को प्रेजेंट करना कंसर्न हो कि टोटल में से हर कंपोनेंट कितना कितना शेयर जो है वो ले रहा है। और उसमें आपको आइडिया है कि जो सर्कल होता है उसमें अगर डिवीजन करनी हो तो बार की तरह हमारे पास कोई नंबर नहीं हो सकता। यहां हम एंगल सेक्टर से ले लेते हैं और एंगल सेक्टर बनाने का तरीकाकार फिर वही है कि पहले हम उसको आउट ऑफ 1 कंसीडर कर लेते हैं और फिर जब आप उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आउट ऑफ 360 नंबर जो है वो एक्चुअली वो चला जाता है और फौरन हम लोग कह देते हैं जी कि ये 135 डिग्री है। अगर ये 200 में, ये 80 है 200 में, तो फिर 360 के अकॉर्डिंगली ये 144 डिग्री का एंगल जो है वो एक्चुअली रिसीव करेगा। और उसके बाद फिर हमने एंगल सेक्टर्स बना दिए और कह दिया जी कि इससे आगे मूव करना है। तो छोटी सी एग्जांपल दी थी कि जी 3 से आगे 7 मूव करना, तो आप कहें जी 10 तक पहुंचे तो क्या करते हैं 7 में वो 3 ऐड भी कर लेते हैं। फिर मैं कहता हूं 10 से आगे 5 जाना है तो आप क्या कहते हो पिछले में 5 और ऐड करके 15 पर पहुंचते हो। तो यानी कि ये क्यूमुलेटिव एंगल का एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 135 डिग्री से मजीद 144 और मूव करना चाहते हैं तो इसमें ये ऐड कर लें 279, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेट कर देना, क्यूमुलेटिव एंगल कर देना। इस 279 में 54 और ऐड कर दें 333, इसमें 27 और ऐड कर लें 360 तक पहुंचेंगे। तो ये चार्ट जो एंगल है सेक्टर्स बना देंगे। एग्जाम में चूंकि ग्राफिकल तो आपको कोई ड्रॉ नहीं करना आएगा, ड्रा द ग्राफ, मैक्सिमम वो यही पूछ सकता है कि जो फ्लां अगर डेटा दे दिया जाए और इस सेक्टर का कितना एंगल जो है वो आएगा, जिसे पता होगा कि पार्ट ओवर होल ये एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा, आउट ऑफ 1 आ जाएगा और जब आप उसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 60 डिग्री तक जो है वो चला जाएगा। तो कल हमने ये पाई डायग्राम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर दी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक अगर ये डिस्कस आज हम करेंगे कि अगर डेटा वेरिएबल कंटिन्यूस आ जाता है, और मैंने कहा भी था कि आपने ये थोड़ी सी रीडिंग करके भी आनी है, तो उसका ग्राफ कैसे, उसका टेबल कैसे बनेगा और उसके कौन कौन से ग्राफ होंगे। लेकिन उससे पहले अगर कोई प्रीवियसली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हैं प्रीवियसली जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं फिर उसको जो है वो रिस्पॉन्स करूंगा। ये क्यों नहीं आ रहा? जी तनवीर। सर आपने एक्सरसाइज दी थी एक, तो उस दिन मैं एब्सेंट था, मैंने आज एक्सरसाइज की तो सर उसके ए पार्ट में मुझे कंफ्यूजन आ रही है।
समेशन एफ अच्छा, एब्सोल्यूट एक्स माइनस 5। चलें, आपने क्या मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, जो हैंडआउट्स जो आपको ये नोट्स दिए गए हैं? सर पढ़े हुए हैं सर। यस आप सर। आपने उन नोट्सों में देखा है इसको? यस सर देखा है सर जी मैंने, हल भी किया है, लेकिन उसका जवाब सेम नहीं आ रहा मुझसे, समझ नहीं आ अच्छा, रहा है। एक बार अगर आप कर देंगे तो ज्यादा चले, बेहतर। चूंकि आपका ये इंडिविजुअल थोड़ा डिफरेंट है, तो वो मैं एक्चुअली डिस्कस करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ। जी जवेरिया, आपका क्वेश्चन। नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सीडेंटली शायद अनम्यूट हुआ है। अच्छा, चलें चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और एज सच किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो? चले जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आज हमने डिस्कस ये करना है कि अगर वेरिएबल कंटिन्यूस आ जाता है, कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू, चाहे वो होल नंबर हो, डेसिमल्स हो, तो वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो अज्यूम कर सकता है। तो फिर हम डिस्कस करना है हमने कि किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द हाइट of 30 wheat plants taken from the experimental area. Construct a frequency distribution or a table and appropriate graph to explain the data. कुछ प्लांट्स थे वीट के, गंदुम के, उनकी हाइट मेजर की गई है, और आई थिंक सो कि ये सेंटीमीटर्स में, यहाँ यूनिट्स लिखे नहीं हुए, सीएम में, मेरा ख्याल सीएम में ही है। तो उस प्लांट्स की हाइट मेंशन की गई है कि इन प्लांट्स की जो हाइट है वो एक्चुअली क्या हाइट क्या आ रही है, इन प्लांट्स की हाइट जो है वो क्या आ रही है। तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो प्लांट्स की हाइट मेंशन की गई है और इसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाना है। अब देखें, फर्ज करें मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि इस डेटा सेट में कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 सीएम से ज्यादा है। आप इसका आंसर करें। तो आप कहेंगे जी ओके फाइन, हम जरा एक दफा रीड कर लें। आप पूरा डेटा वन बाय वन रीडिंग पढ़ते हो, वन बाय वन, और फिर जाके कहते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो आंसर आपने नो डाउट दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जरा थोड़ी सी अपनी एफर्ट देखें कि ये 30 वैल्यूज हैं, ये 300 होती, 300, तो आपको 5 मिनट लग जाने थे ना, और उसमें गलती का चांस भी था। और फिर मैं क्वेश्चन ये करता कि कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट लाइक 100 से लेके 105 के दरमियान में है। तो फिर आपने दोबारा कहना था अच्छा नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर डेटे को रीड करना है। तो कहने का मकसद ये है, ये कोई बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट वे नहीं है डेटा प्रेजेंट करने का, इसलिए कि आपको डेटा बार बार रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मैंने इसी डेटा सेट को, सेंटीमीटर्स में हाइट है, इसी डेटा सेट को मैंने जरा एक डिफरेंट वे से लिखा हुआ है, लाइक दिस वन। ग्रुप्स, जैसे आप ग्रुप्स कह दें, क्लासेस कह दें या ग्रुप्स कह दें, वो मैंने जरा डेटे को ग्रुप्स बना के, क्लासेस बना के लिख दिया। अब इसको, और फ्रीक्वेंसी का आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाउ मैनी। जैसे अगर पहली क्लास को मैं रीड करूं, तो पहली क्लास में ये मेंशन किया जा रहा है कि 86 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर हाइट के 6 प्लांट्स हैं, यानी कि 6 प्लांट इस डेटा सेट में ऐसे हैं जिनकी हाइट एनीवेयर बिटवीन 86 सीएम टू 90 सीएम। 4 प्लांट्स की हाइट 91 सीएम से 95 सीएम के दरमियान है, 10 की हाइट 96 से 100 है, एंड सो ऑन। तो ये एक ज्यादा इफेक्टिव वे है डेटा प्रेजेंट करने का। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले कितने प्लांट्स हैं, तो ये सारे वही हैं, 10 फॉरन। अगर कोई कहता है जी 101 और 105 की हाइट के दरमियान कितने हैं, तो 6। 100 या उससे कम हाइट वाले कितने हैं, 20।
तो फौरन हमें पता चल रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने यहां से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो दिस इज अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है जी, ये तो चीज हमें समझ आ गई है कि बड़ा अच्छा मेथड है ये डेटा प्रेजेंट करने का, कि आप टेबल बना के, पहले भी हम टेबल बना के कर रहे थे, लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इस टेबल में मैंने 6 क्लासेस बनाई हुई है, 6 क्लासेस मैंने बनाई हुई हैं। तो हो सकता है आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि जी क्या हर डेटा सेट जिसका टेबल हमने बनाना है उसकी हमें 6 ही क्लासेस बनानी है? तो ऐसा नहीं है। डिसाइड करना पड़ता है कि जी कितनी क्लासेस बनानी है। क्लासेस ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 15-20, उसका क्या फायदा। क्लासेस ना बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। आप क्या करें, एक ही क्लास बना के कह दें कि जी 86 से लेके 115 सेंटीमीटर इसकी क्लास और 20 के 20 प्लांट या 30 इस डेटा में वो इसी के दरमियान में आ रहे हैं। देखिए सारे इसी के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा शॉर्ट करना भी कुछ भी नहीं है। जैसे आप किसी को कहते हो कि यार ये कहानियां ना सुनाओ, बस 2 लफ्जी बात करो बयान, तो वो फिर आपको कह दिया अच्छा नहीं। अब आपने कहा ना इस नहीं का क्या मतलब है, तो उसने बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दी ना। तो आप चाहते ये हैं कि ना तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए, इतनी डिटेल में चले जाएं कि मैनेज करना मुश्किल हो, और ना ही टू शॉर्ट क्लासेस हो कि कुछ समझ ही ना आए। तो क्लासेस ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। तो ये फिर कैसे पता चलता है कि जी 6 क्लासेस ज्यादा हैं या कम है? बिल्कुल हम इसका डिसीजन करेंगे। तो कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप हमने यही करना होगा कि सबसे पहले हमने अपने डेटा से ये चीज डिसाइड करनी होगी कि हमें इस डेटा सेट की कितनी क्लासेस बनानी है, जो ना तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस कंसीडर हो और ना ही वो टू मच स्मॉल कंसीडर हो। दूसरा जो आप एक चीज नोट करें कि मैंने इस क्लास को 86 से स्टार्ट किया है और इस क्लास को मैंने 90 पर फिनिश कर दिया है। ये जो डिस्टेंस है जो कि 86 से स्टार्ट होकर 90 पर जाके फिनिश हुआ है, इसे हम क्लास की लेंथ बोलते हैं, या स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम क्लास का इंटरवल बोलते हैं। दिस इज द इंटरवल ऑफ अ क्लास। देखिए जो पहली क्लास है उसमें 86 भी आएगा, 87 आएगा, 88 आएगा, 89 आएगा और 90 आएगा। 1 2 3 4 5। तो जो फर्स्ट क्लास है उसका जो इंटरवल है या जो लेंथ है वो 4 की नहीं है। 90 माइनस 86 इज 4, रॉन्ग, 5। जब भी हम दो नंबर एक्चुअली माइनस करते हैं ना आपस में, तो कहते हम क्या हैं कि एक नंबर जो होता है वो हम उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। जब आप 90 माइनस 86 करते हो तो ये 4 आंसर इसलिए आता है कि इसमें 86 एक्सक्लूड हो जाता है, जबकि 86 तो इसमें होना चाहिए था। ठीक हो गया ना? तो हर क्लास का इंटरवल 5। अब सेकंड क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि चलें जी ये तो आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्लासेस कितनी बनानी है, वो ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, वो एक फार्मूला है, बिल्कुल आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन ये आएगा कि जी क्या हर क्लास की जो लेंथ है वो 5 ही रखनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी जगह पर हम 20-20 की लेंथ रखेंगे, किसी जगह पर 25 की, किसी जगह पर 50 की भी रखनी पड़ेगी। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी हमें क्लास इंटरवल भी डिसाइड करना आपको बताया जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक चीज नोट करें कि मैंने जो पहली क्लास का स्टार्ट लिया है वो टिपिकली 86 से लिया है। तो क्वेश्चन आपके ज़हन में आ सकता है कि जी आपने वो बीच में से करके 86 से स्टार्ट कर दिया क्लास, तो क्या ये 50 से की जा सकती थी? क्या ये 10 से भी की जा सकती है? क्या ये 30 से भी की जा सकती है? तो बेसिकली 3 चीजें हमने डिसाइड करनी होती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस वी शुड मेक, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच क्लास, एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यही 3 हमने डिसीजन करने हैं। ये मैंने ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस डिस्क्रिप्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। तो पहला डिसीजन कैसे करना है, डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। ये अब आपको एक रफली सा
एक फार्मूला है जो कि आपको ये बताएगा कि इस डेटा सेट की कितनी क्लासेस जो हैं वो सफिशिएंट है। अब देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। किसी जगह पर कोई राइटर जो है वो कहता है जी ऐसे डिसाइड कर लें, कोई वैसे ही कह देता जी 7 से 8 क्लासेस बस आप हर डेटा की बनाया करें। लेकिन फिर भी एक रफली सा एक छोटा सा एक डेटा है, एक फार्मूला है 1, जो मैं कहता ना फार्मूले का पार्ट है। तो इससे मुराद ये होती है कि इसको आपने डेटा से नोट नहीं करना। डेटा हमारे पास 30 वैल्यूज का है, ये फार्मूले का ही पार्ट है। और कोई भी जो फार्मूला है उसका जो कंस्ट्रक्शन है कि जी क्यों ये ऐसा, यहां 1+ क्यों है, यहां 2+ क्यों नहीं है, ये आपकी जॉब नहीं है, क्योंकि आप इन फार्मूलों के एंड यूजर हैं। हाँ, स्टैट्स के बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स में एमएससी या एमफिल करते हैं उन्हें ये जरूर आइडिया है कि व्हाई इट इज 1 हियर। ठीक। 3.3 अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। जब भी इस फार्मूले को लिखा जाएगा तो यहां पर 3.3 ही लिखा जाएगा, जिसमें इस राइटर ने इसका फार्मूला एक्चुअली ड्राइव किया, स्टर्लिंग, उसने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दी है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लॉग मैथमेटिकल फंक्शन है, हमें पता है। और जो डेटा से आप इंफॉर्मेशन एक्चुअली यहां पुट करेंगे वो सिर्फ n है, n। और वो क्या चीज होती है? नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, 30। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैसे क्लास कैसे डिसाइड करते हैं, 1 + 3.3 लॉग ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज। अब किसी डेटा में 30 वैल्यूज होंगी, किसी में 50 होंगी, किसी में 20 होंगी, किसी में 25 होंगी। तो इसी बेस पर हम एक्चुअली डिसाइड करेंगे। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो नंबर बनता है 5.87 इस फार्मूले के। और के को हम नंबर ऑफ क्लासेस जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। कोई रिकमेंडेड नोटेशन तो नहीं है, लेकिन रूटीन में हम इसे के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। या एक इससे भी किसी ने एक और ज्यादा आसान कर दिया, उसने क्या जी, जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 30। आल्दो आंसर तो नहीं सेम आएंगे, ये नहीं सेम आएंगे, लेकिन कम से कम जो स्टार्टिंग डिजिट्स हैं वो उनके जरूर सेम आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं ये तो डिसाइड हमने कर ली, पहले फार्मूले के मुताबिक 5.87 बनती हैं। मोस्टली हम यही वाला फर्स्ट वन ही यूज करते हैं। अब क्लासेस 5.87 तो नहीं बन सकती, या आपको 5 क्लासेस बनानी है या 6 बनानी है। आप हमेशा इसे अपर साइड पे लेके जाएंगे। क्यों? अगर आप क्लासेस थोड़ी कम बना दें, 5, तो इसका मतलब है हमारा डेटा पूरा ही नहीं आएगा 5 क्लासेस में। एग्जैक्ट नंबर बनता है 5.87, 5 क्लासेस बना देंगे, थोड़ा सा डेटा नहीं पूरा आएगा, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, डेटा बच जाएगा। आप अगर क्लास को थोड़ी बड़ी बना दें, थोड़ी बड़ी साइज की क्लास बना दें, तो शायद आप ये तो नहीं कह सकते जी बड़ी क्लास में डेटा नहीं आएगा। भाई बड़ी क्लास में डेटा जरूर आ जाएगा, क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी। लाइक सिंपल एग्जांपल है, आपकी ट्राउजर वेस्ट है 30, 32, 33, आप 32 आपकी वेस्ट है, 30 वाली पैंट नहीं आपको आ सकती। ठीक है, 32 आपकी वेस्ट है, 33 वाली पैंट आ तो जाएगी ना, थोड़ा बहुत लूज होगी। तो क्लासेस लिटिल बिट ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, डेटा जरूर उसमें फिक्स हो जाएगा। तो आपने इसे अपसाइड राउंड कर लेना है। ये वो फार्मूला था जिसकी वजह से मैंने अपने डेटा की 6 क्लासेस बनाई थी, ये वो रीजन थी। तो पहला कि क्या कैसे क्लास से डिसाइड करना है, तो ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा। दोनों में से कोई एक, तो यूजुअली हम पहला यूज करते हैं। सेकंड ये है कि अब 6 क्लासेस तो चले बना दी, अब हर क्लास की लेंथ कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारा डेटा मेरा, ये सबसे छोटी वैल्यू है डेटे में और ये सबसे बड़ी वैल्यू है डेटे की। मैंने ये तो डिसाइड कर दिया है कि क्लास मैंने 6 बनानी है। मैं क्लासेस 6 तो बना रहा हूं, लेकिन उसकी लेंथ बड़ी कम रख रहा हूं, इसे लेंथ कह रहा हूं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, मैं कहता हूं ये 6 क्लासेस पूरी हो गई, तो ये डेटा किधर गया? अभी तो ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, यहां तक पहुंचना था और आपने 6 क्लासेस पहले खत्म कर दी। ठीक है ना? जस्ट लाइक दैट कि आपको यह कह दिया जाता है कि स्कूल 8 बजे ओपन होना है,
2 बजे ऑफ होगा और हमने 6 पीरियड रखने हैं, 6 क्लासेस पढ़ानी है, तो आप 15-15 मिनट की अगर 6 क्लासेस बना देंगे, वो तो 1-1.5 घंटे में सारा खत्म हो गया। वो तो 10:30 बजे स्कूल फारग हो गया, तो 2 बजे तक जाना था। तो आप नोट करेंगे कि डेटा की रेंज क्या है। बिल्कुल, ये एक टेक्निकल वर्ड है कि डेटा की रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेटा की रेंज हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम से। तो आप रीड करेंगे डेटा में, नोट करेंगे कि डेटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो उस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू जो आपको एक दफा तो पढ़ना पड़ेगा, 112 आ रही है, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू उस डेटा सेट में जो आ रही है वो 87 की थी। तो ये डेटा की रेंज आ जाएगी। 25 इज द रेंज ऑफ द डेटा। कैसे रेंज का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम वैल्यू इन द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू इन द डेटा। तो ये डेटा की रेंज जो है वो आपके पास आ जाएगी। दैट इज द रेंज ऑफ द डेटा सेट आपके पास आ जाएगी। अब जो क्लास इंटरवल है, डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे डिसाइड करना है? फिक्स नोटेशन है क्लास इंटरवल के लिए। हर जगह पर जब भी क्लास इंटरवल का जिक्र आएगा तो मैं उसको एज के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया करूंगा। आल्दो नंबर ऑफ क्लासेस के साथ रिप्रेजेंट करना ये कोई इतनी फिक्स नोटेशन नहीं है, लेकिन क्लास इंटरवल को एज के साथ रिप्रेजेंट करना ये फिक्स है। ये हर जगह पर जब भी एज का जिक्र आएगा तो वहां पर ये नहीं लिखा जाएगा ये क्या है, तो एज अंडरस्टूड होगा ये क्लास की लेंथ को या क्लास के इंटरवल को कहा जा रहा है। तो क्लास का इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करना हो तो रेंज, जो कि हम पिछले स्टेप में कैलकुलेट कर चुके हैं, ओवर 6, जो कि क्या है नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्लास की जो लेंथ बनती है वो 4.17, और आपने इसको अप साइड लेके जाना है। मैं राउंड का वर्ड नहीं बोलता, मैं कहता हूं अप साइड आपने इसको लेके जाना है। ये अगर 4.01 भी होती तो मैंने इसको अपसाइड करके 5 कर लेना था। क्यों? हम होल नंबर्स को स्पेसिफाई करते हैं, तो अपसाइड आपने ले जाके कर देना है। तो 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए कि जी इस डेटा की 30 वैल्यूज के मुताबिक 6 क्लासेस काफी हैं और हर क्लास की लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए। तो इस 2 फार्मूलों से हमने एक्चुअली ये डिसीजन कर लिया। अब तीसरा जो डिसीजन है, डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कि पहली क्लास का स्टार्ट कहां से लेना है। आल्दो तीनों स्टेप जो हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, बट मोस्टली हम यही स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जस्ट बिलो मिनिमम वैल्यू इन द डेटा, डेटे की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 87, इसके बिलो से स्टार्ट करते हैं। अब 87 का बिलो क्या बनता है? 86 फिलहाल। तो 86 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। इसलिए ये 3 डिसीजन हो गए। 6 क्लासेस बनानी है, हर क्लास का इंटरवल 5 होना चाहिए, और पहली जो क्लास है उसको आपने 86 से जो है वो आपने स्टार्ट करना है। अब कैसे ये बनाना है? आपने 86 से क्लास को स्टार्ट करना है, इंटरवल है 5 का। आप इसमें ना 5 ऐड कर लें। 86 है उसमें 5 ऐड कर लें। 91 उसमें 5 ऐड कर लें। 96 ऐड 5, 101 ऐड 5, 106 ऐड 5, 111। अब इस 91 से एक कम यहां लिख दें, इस 96 से एक कम यहां लिख दें, इससे एक कम यहां लिख दें, इससे एक कम यहां लिख दें, इससे एक कम यहां लिख दें। देखें ये भी 5 5 के साथ चलेगा। तो कैसे? 86 से स्टार्ट लेना है आपने, फिर उसमें 5 ऐड कर लें, उसमें 5 ऐड कर लें, देन ऐड 5, then add 5 and then add 5, फिर इससे एक कम, इससे एक कम। तो देखें वो भी वही पैटर्न चल रहा है। 105 नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट 110 आ जाएगा, और नेक्स्ट 115
5 आ जाएगा। तो आप क्लासेस जो है वो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये क्लास, इधर मैंने क्लासेस लिखी हैं, इधर क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं, इसको मैं बाद में जरा डिस्कस करता हूं कि ये क्यों कॉलम बनाया गया। अब नेक्स्ट काम है डेटा प्लेस करना। डेटा अब आपने उसी तरह से प्लेस करना है, टैली कॉलम बनाना है, एक पहली रीडिंग पढ़नी है, जिस क्लास में वो रीडिंग आएगी उस क्लास में आपने एक वर्टिकल लाइन जिसे टैली लाइन बोलते हैं वो टैली कॉलम आपने कंप्लीट करना है। याद है ना, हमने डिस्क्रीट डेटा में भी यही किया था। फर्ज करें एक है वो 88 आ जाता है और मैं समझता हूं 88 पहली क्लास का मेंबर है, तो मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन टैली लगा दूंगा। एक रीडिंग मेरी 87 आ जाती है, आपने कहना जी 87 भी इसी क्लास में, एक और टैली लाइन लग जाएगी। याद है ना कि जब 5th टैली आती है तो पुट 5th टैली अक्रॉस द फर्स्ट 4 टैली टू मेक श्योर टू मेक अ पैकेट ऑफ 5 टैलीज, ताकि बाद में हमें काउंट करना आसान हो। तो ये हमने पहले भी एक्सरसाइज की है कि हम फर्ज करें एक रीडिंग आ जाती है 108। अब 108 इस क्लास में आती है ना, 106 से 110 तक, तो वहां पर एक वर्टिकल लाइन जिसे टैली कहते हैं वो हम मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से सारी के सारा हमारा टैली कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बाद में हम इसको काउंट करके कि हाउ मच टैलीज, और उसके बाद ये एग्जैक्टली अगर आप देखें ये वही टेबल बन गया है जो कि आपको स्लाइड में शो किया गया था कि जी 86 to 90। अगर आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करें तो जो टेबल मैंने एक्चुअली शो किया था कि जी ये इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, तो वो यही टेबल था ना कि जी 86 to 96 है, 91 to 95 4 है, 96 to 110 एंड सो ऑन। और अब आप नोट करें कि एग्जैक्टली जो है वही टेबल अब यहाँ पर जो है वो हमने रिप्रोड्यूस कर दिया। एक कॉलम ये जरूर मैंने क्लास बाउंड्रीज का एक्स्ट्रा इसमें शामिल किया है, वो हम देखते हैं कि ये क्यों शामिल किया गया है, लेकिन बहरहाल हमने टेबल जो है वो इसका रिप्रोड्यूस कर दिया। अब जरा बात आती है इस क्लास बाउंड्री पे। देखें डिस्क्रीट डेटा सेट में हमें ये इशू नहीं था कि 86 के बाद अगली पॉसिबल वैल्यू कौन सी आएगी, 87 ही आएगी और 87 के बाद 88 आएगी। ये डेटा सेट है प्लांट हाइट का। क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई प्लांट ऐसा आ जाए जिसकी हाइट 90.8 cm हो? 90.8 cm बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है, आल्दो डेटा में नहीं है। इस वक्त जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है आल्दो उसमें नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। डिस्क्रीट में नहीं है, कंटिन्यूस में तो है ना पॉसिबिलिटी तो है। अब जरा देखें ये किस क्लास में आएगा। जो पहली क्लास मैंने स्टार्ट की थी उसका स्टार्ट लिया था 86 और एंड मैंने किया था 90 पे, और जो अगली क्लास है उसका मैंने स्टार्ट लिया था 91 से और एंड उसको किया था मैंने जाके 95 पे। और डिस्क्रीट में तो 90 के बाद 91 नहीं आना है, लेकिन कंटिन्यूस में आपको आइडिया होना चाहिए कि वैल्यू जो है वो 90 और 91 के दरमियान भी बहुत सारी आ सकती है। जैसे ये जो 90.8 है ये वैल्यू एक्चुअली उसी गैप में आ गई है, जो कि इस वक्त जो गैप बना हुआ है। कंटिन्यूस का मतलब है विदाउट गैप, और जो क्लासेस इस वक्त बनी हुई हैं ये 90 पर क्लास खत्म होती है और अगली क्लास 91 से स्टार्ट ले रही है। तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ गैप between 90 and 91 if the data is continuous, not if the data is discrete, but if the data is continuous there is a gap between 90 and 91। अब आपने एक्चुअली उस गैप को भी रिमूव करना है, और वो कैसे? आप इस गैप की टोटल लेंथ मेजर कर लेंगे। 90 से 91 ये 1 का गैप है, हो सकता है ये 0.1 का होता है। जितना भी गैप है आपने इस गैप को हाफ कर देना है, 0.5। और फिर क्या करना है, वो जो आंसर आया है जो कि टोटल गैप 1 का था आपने उसका हाफ कर लिया है, और इसको आपने लोअर से 86 इज द लोअर, इसमें से इस 0.5 को माइनस कर, इस 0.5 को माइनस करते हैं। तो 86 से जब 0.5 माइनस होगा तो वो बन जाएगा 85.5, और वो जो 0.5 है वो इसमें ऐड कर लें।
90.5, तो 85.5 एंड देन 90.5। और ये एक्सरसाइज आपने हर क्लास के लिए करनी है। मतलब 91 से जब आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 90.5, और 95 में 0.5 ऐड करेंगे। लोअर से आपने, लोअर लिमिट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में आपने वही गैप ऐड करना है। और आप नोट करेंगे अब देयर इज नो गैप। जहां एक क्लास खत्म हुई है एग्जैक्टली सेम दूसरी क्लास जो है वो वहां से स्टार्ट ले लेती है। तो कम से कम इनमें गैप नहीं है। और इन्हें क्या बोला जाता है? क्लास टिपिकली बाउंड्रीज, when there is no gap between the classes, class boundaries। और यह जरूरत हमें उस वक्त पड़ेगी whenever the data is continuous। whenever the data is discrete there is no need for the class boundaries, but whenever the data is continuous we require, we have to make the classes continuous instead of discrete। What is the way? Take the difference of these two, make it half and subtract from the lower and add into the upper। क्लास बाउंड्रीज आपकी जो है वो बन जाएंगी। लेकिन इस क्लास बाउंड्री में मसला तो सॉल्व हो गया कि जी गैप में आने वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर कोई प्लांट 90.5 cm में की हाइट का हो तो वेयर शुड बी, we should place that plant, in which class we should place that plant? Either in the first because 90.5 is also is there, or in the second because 90.5 is also in the second class as well। तो 90.5 तो दो जगह पर आ रहा है। तो इसको पढ़ने का वे क्या है? इसको पढ़ने का वे ये है कि जो अपर बाउंड्रीज होती हैं वो उस क्लास का हिस्सा नहीं होती। यानी कि हम पहली क्लास को अगर पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे कि तमाम प्लांट जिनकी हाइट 85.5 cm या 90.5 cm से कम हो, इसका मतलब 90.5 से कम मैं कह रहा हूं, वो तो फिर 90.5 से कम तो नहीं है, ये तो 90.5 है। इस क्लास को कैसे पढ़ेंगे? All the plants have a height 90.5 cm or lesser than 95.5। सिंपल समझें कि अपर बाउंड्रीज उस क्लास में शामिल नहीं होती, लेकिन जो लोअर बाउंड्रीज होती हैं वो उस क्लास में इंक्लूड समझी जाती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि टिपिकली अगर 90.5 cm का कोई प्लांट आता है तो चूंकि वो इस क्लास में भी है, इसमें हुई है, अपर बाउंड्री कंसीडर नहीं होती, तो मैं फिर उसको लोअर बाउंड्री में प्लेस कर दूंगा। तो कम से कम ये सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम जो हैं वो हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गए। तो आपने कंटिन्यूस डेटा सेट टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूस वी शुड मेक द क्लास बाउंड्रीज, टेक द डिफरेंस हाफ ऑफ दैट, subtract from the lower, add into the upper and make the class boundaries। तो ये जो steps बन गए कि इनको हम क्लास लिमिट्स बोलते हैं, ये क्लास लिमिट्स हैं, और देन ये जो है ये क्लास लिमिट्स हैं, ये क्लास बाउंड्रीज कंसिडर होती हैं, एंड देन द फ्रीक्वेंसी, और इसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल। अच्छा, हमारा बहुत सारा काम जो है वो इस फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ होगा, तो कुछ और कैलकुलेशन इस फ्रीक्वेंसी टेबल से हम लोग करेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल वर्क में यूज करनी है। अभी आपको समझा रहा हूं कि इस टेबल से वो कैलकुलेशन अगर करनी पड़ जाए, लाइक अगर क्लास बाउंड्री ही बनानी हो और मैं आपको कहूं जी ये क्लास लिमिट्स हैं, इधर से आप क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, तो किस तरह से आप उसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे? तो फौरन आप कहेंगे हम वो गैप नोट करेंगे, उसको हाफ करेंगे, इधर से प्लस कर देंगे, इधर से माइनस कर देंगे। यस, ट्रू, आपने बाउंड्रीज बना दी। अच्छा, CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C फॉर द क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इकट्ठी कर देना। अब आपको याद होगा कि पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज, अब जब आप दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो इसमें ये ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10, फिर इस 10 में ये 10 ऐड कर लें 20, फिर इस 20 में ये 6 ऐड कर लिया 26, इसमें ये 3 ऐड कर लिया।
अब इसका टेक्निकली मतलब क्या है? इसके टेक्निकल मीनिंग में मुराद हम ये लेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये हो कि कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 95 cm या उससे कम है, 95 ये बोल रहा हूं, 95 cm या उससे भी कम, तो क्या ये सारे नहीं आएंगे? ये भी तो उससे कम ही है, ये कौन सा 95 से ज्यादा है? तो ये दोनों ही आएंगे उसमें, मिलके कितने हो गए? 10, ये वही 10 है। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपको ये बताती है कि टोटल डेटा में ऑब्जर्वेशन कितनी है अप टू द अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास। फ्रीक्वेंसी बताती है इस दो लिमिट्स में कितनी है, वो तो 4 है। 91 से 95 के दरमियान कितनी है, वो 4 है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हाउ मेनी अप टू 95, अप टू, तो वो 10 है। हाउ मेनी बिटवीन 96 टू 100, वो 10 है। हाउ मेनी 100 और लेसर, वो 20 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती है, उस क्लास से ऊपर वाली जितनी क्लासेस होती हैं सारी की सारी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट करती हैं। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस डिटेक्ट हुआ 26 मार्च को, पहला केस 27 मार्च को फर्ज करें 5 केसेस डिटेक्ट हुए, 28 मार्च को 3 केसेस डिटेक्ट हुए। और अगर आपसे यह क्वेश्चन किया जाए कि 27 मार्च तक टोटल कितने कोरोना के केस डिटेक्ट हुए थे, तो आप क्या करेंगे, इस 5 में ये 1 ऐड करके कह देंगे टोटल 6 बनते हैं अप टू 27। और अगर मैं कहूं भी 28 मार्च तक टोटल कितने हो जाते हैं, तो इसमें ये ऐड करके आप 9 कह दें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या करती है कि पिछली वैल्यूज को क्यूमुलेट कर देती है। और अक्सर अगर आप अपने टीवी पे और या वो ग्राफ देखें ना, बहुत सारे एनिमेटेड ग्राफ भी बने हुए हैं, तो उसमें वो दिखा रहे हैं जी कि जैसे जैसे क्यूमुलेट होते जा रहे हैं नंबर, तो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। किसी की जो कर्व जो है वो किसी तरह, और हम ये पढ़ेंगे भी, बिल्कुल हम लोग इसको टेक्निकली भी पढ़ेंगे, किसी की कर्व ऐसे चल रही है और चाइना की कर्व कहते हैं जी फ्लैट हो गई है, यानी कि अब उनके कोरोना केसेस जो है वो नहीं है। और बाकी कंट्रीज की अभी भी अमेरिकन कर्व बढ़ रही है, पाकिस्तानी कर्व बढ़ रही है, सबकी कर्व्स बढ़ रही है, यानी कि केसेस ऐड होते जाएंगे, केसेस ऐड होते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। केसेस ऐड नहीं होंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाएगी और कर्व फ्लैट हो जाएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आपके पास जो प्रीवियस क्लास है उन सब की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना। अब किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दौरान आपको ये आइडिया हो कि जी हमने अगर ये नोट करना है हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस अप टू दिस नंबर, तो सिंपल इज दैट कि आप उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनाना बता दिया गया, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैलकुलेट करना सिखा दिया गया कि हाउ टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको पता है क्या फॉर्मूला था रिलेटिव का? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ओवर स्मॉल एफ, बिल्कुल एफ ओवर स्मॉल एफ। पहली क्लास 6, अगर इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो 6/30। दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 इज एफ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30। तो आप इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बना सकते हैं। और हमें इस चीज का आइडिया है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ 1। जैसे अगर ये कहूं कि अगर हमारे डेटा में टोटल एक प्लांट हो, सिर्फ एक पौधा हो, तो 0.2 प्लांट्स उनमें से ऐसे हैं जिनकी हाइट 86 से 90 cm में आती है। ये तो बड़ा नॉनसेंस है जी, एक प्लांट में से 0.2 प्लांट्स, तो क्या करते हैं, कन्वर्ट इट टू परसेंटेज, तो हम इसको परसेंटेज में ले जाते हैं और फिर रीड करते हैं। 20% प्लांट्स की हाइट 86 से 90 की रेंज में आती है, राउंड अबाउट 13% प्लांट्स जो हैं वो 91 से 95 की रेंज में आते हैं, 33% राउंड अबाउट प्लांट्स जो हैं वो 96 से 100 की रेंज में आते हैं, और 3.3% प्लांट्स जो हैं वो 111 से 115 की रेंज में। तो किसी डेटे पे या हो सकता है
कि किसी एग्जाम में आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास, और आपको उसने डेटा दिया हुआ हो, तो आपको पता ही नहीं है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जिनको सिंपल है वो तो फौरन कैलकुलेट करेंगे, ओके कहेंगे जी अच्छा जी 10 जो है वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है, टोटल से डिवाइड कर देंगे और 10/30। देखें, हर वो क्वेश्चन एग्जाम में आसान होता है, पेपर में आसान होता है जो आता है, और हर वो क्वेश्चन मुश्किल है जो नहीं आता। अगर किसी बच्चे ने आज लेक्चर नहीं ले रहा या उसे ये नहीं पता कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो तो कहेगा ये तो बड़ा मुश्किल था। और जिसको आता था उसने कहा ना ये कौन सा मुश्किल था यार, 10 को 30 से डिवाइड कर देना था बस, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो होती है। तो जिसको आता था उसके लिए आसान, जिसे नहीं आता था उसके लिए मुश्किल। तो पेपर यही मुश्किल आसान होते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा था जी बड़ा आसान, एक कह रहा था जी बड़ा मुश्किल। कि जी क्यों मुश्किल था? वो जी मैंने तैयारी नहीं की थी। तो आपके लिए तो भाई मुश्किल आना ही है। तो क्या क्लास बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज, हमें इनके बेनिफिट्स भी पता चल गए हैं, और इवन के हम इनकी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट कॉलम है, एक्चुअली इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्रॉबैक है, जो डिसएडवांटेज है, वो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये है कि ये तो हम बता पा रहे हैं कि 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 86 से 90 cm के दरमियान है, लेकिन शायद हम ये नहीं बता पाएंगे कि उन 6 प्लांट्स की असल में हाइट है क्या, एक्चुअल हाइट क्या है। देखिए ना, अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि 8 से 9 बजे के दरमियान 6 बच्चे क्लास में आए, आप कहेंगे जी 8 से 9 बजे के दरमियान आए ना, तो आप एक एक का टाइम बता सकते हैं। हो सकता है कोई 8:10 पर आया हो, कोई 8:15 पर आया हो, कोई 8:20 पर आया हो। तो ये नहीं मैं बता सकूंगा, बस इतना बता रहा हूं 8 से 9 बजे के दरमियान में 6 बच्चे क्लास में आ गए पढ़ने के लिए। अब वो एक्चुअल टाइम कितना था, 8:10 पर कौन आया है, 8:15 पे कौन आया, आई डोंट नो। और यही इसका ड्रॉबैक है। 6 प्लांट ऐसे हैं, 6 प्लांट कि जिनकी हाइट 86 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के दरमियान में है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी हाइट क्या है, एग्जैक्टली उनकी हाइट को आप नहीं बता सकते। एग्जैक्टली उनकी हाइट क्या है वो आप शायद नहीं बता सकते। वो उसकी रीजन क्या है? देखें, जब आप डेटा प्लेस कर रहे थे, हो सकता है कोई रीडिंग 87 हो, कोई रीडिंग 89 हो। जब आपने डेटा प्लेस किया तो 87 के लिए ये लाइन लगाई, तो क्या 88, 89 के लिए आप उसी तरह की लाइन नहीं लगाई? बिल्कुल उसी तरह की, एग्जैक्टली वही पैटर्न। तो बाद में कैसे पता चलेगा कि ये 87 की लाइन लगी हुई थी कि ये 89 की लाइनें तो एक जैसी हैं? तो यही इसका प्रॉब्लम था कि जब आप ग्रुपिंग कर रहे थे तो ग्रुपिंग करते हुए आप इंडिविजुअल उनकी वैल्यू छोड़ देते थे, इंडिविजुअल वैल्यू, और जस्ट उनको याद रखते थे एक लाइन लगा के। अब आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन इसमें 87 को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन 89 को। तो जब तक मेरे पास ओरिजिनल डेटा मैं नहीं देखूंगा मैं तो नहीं बना सकता। तो फ्रीक्वेंसी टेबल का ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज वो यही है कि हम ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं बता पाएंगे। यही इसका प्रॉब्लम है। अगर कोई कहे कि जी व्हाट इज द ड्रॉबैक, द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल, तो दिस वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल। वी कांट टेल अबाउट एनीथिंग एक्चुअल वैल्यूज इन द डेटा। हम डेटा की एक्चुअल वैल्यूज नहीं बता पाएंगे। 30 वैल्यूज हैं, 6 प्लांट 86 से 90 cm में है। अगर कोई ये पूछता है जी ठीक है जी 86 से 90 cm में है, वो है कौन कौन से, तो ये तो नहीं बता पाएंगे इस टेबल्स को देखते हुए। तो फिर हम एक चीज अज्यूम करते हैं, एक चीज हम सपोज करते हैं, कहते चलो तुक्का लगाओ, ऐसे ही कह देते हैं, गैस करो। अच्छा, अब जो गैस करने का सबसे आसान तरीका कार वो ये है, क्या करें, कोई भी गैस करना हो ना, जो भी इस क्लास में वैल्यू आए आपने कहना वो मिडल में है। दिस इज द बेस्ट गैस। दरमियान में जो भी इस क्लास का दरमियान बनता है, आप कहें जी एक प्लांट है, उसकी हाइट 86 से 90 है,
आप गैस करके बताएं कि वो कितना हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी मिड कैलकुलेट कर लेता हूं। याद है ना मिड कैसे करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते हैं, 88 आ जाता है। तो मैं कहूंगा कि जी इस क्लास में, पहली क्लास में प्लांट की एक्चुअल हाइट क्या है वो तो नहीं बता सकते, तो कोई कहे कि जी बेस्ट गेस जरा बता दें। फिर बेस्ट गेस ये है कि जो इस क्लास का सेंटर बनता है वो कैलकुलेट कर लें, 88। आप कहेंगे जी जो भी पहली क्लास में प्लांट आएगा उसकी हाइट का बेस्ट गेस लगाना हो तो आप उसे 88 कह दें। ठीक, ये जो क्लास का सेंटर है इसे हम टेक्निकली मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो, दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें और बाउंड्रीज को भी ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, दोनों से सेम ही आंसर आएंगे। चाहे आप लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें या बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें, दोनों से सेम आंसर ही आएंगे। अब इस डेटा के अकॉर्डिंगली पहली क्लास में जो भी प्लांट आएगा उसकी हाइट को मैं 88 कंसिडर करूंगा। दूसरी क्लास में जो भी प्लांट आएगा उसकी हाइट को मैं 93 कंसिडर करूंगा। तीसरी को 98 कंसिडर किया जाएगा। जो भी इस क्लास में आएगा उसकी हाइट को 103 कंसिडर किया जाएगा, 108 और 113। और आगे एक एक्सरसाइज है छोटी सी अगले टॉपिक में, और आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट क्या करता है, वो एक्चुअली डेटा लेके काम करता है, यानी कि 87 कह दें, 89 कह दें, 86 कह दें एक्चुअल, और दूसरा स्टूडेंट बेस्ट गेस लेके काम करता है और एक कैलकुलेशन करेगा वो, और आप देखेंगे कि आंसर्स में कोई खास जो है वो फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए मिड पॉइंट क्या है, और ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि we assume each value in each class is equal to, लोअर वैल्यूज नहीं, हर वैल्यूज को हम 86 नहीं कंसिडर करेंगे या हर वैल्यू को हम 90 नहीं कंसिडर करेंगे। जो भी इस क्लास में वैल्यू आएगी हम उसे 88 पढ़ेंगे, जो भी दूसरी क्लास में वैल्यू आएगी हर वैल्यू हम 93 कंसिडर किया करेंगे। दिस इज द बेस्ट गेस। और याद करें कि हम डेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो देखिए मैंने अब डेटा ये पढ़ना शुरू कर दिया। ओरिजिनल डेटा तो मेरे पास है ही नहीं ना, वो तो मैं बता ही नहीं सकता, तो मैंने अब डेटा ये पढ़ना शुरू कर दिया और देखिए मैंने इसको एक्स का हुआ है। तो आप कह सकते हो 6 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 88 है। क्यों? हमने हर प्लांट की हाइट को सेंटर में कंसिडर करना है। 6 प्लांट है तो 6 के 6 ही 88 हाइट में है। 4 प्लांट्स की हाइट 91 से 95 है एक्चुअल, लेकिन हर एक की हाइट को सेंटर में कंसिडर करना है तो फिर हर एक 93 हाइट का हो गया ना। इसी तरह से 10, इसी तरह से 6, देन 3 एंड देन 1। तो ये देखिए 30 डेटा वैल्यूज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो मिड पॉइंट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूज इन द डेटा, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स व्हिच आर द बेस्ट गेस वैल्यू इन ईच क्लास। अच्छा, लास्ट कैलकुलेशन अब ये है कि ये जो क्लासेस बनी हुई हैं, आल्दो हम बना के खुद आए थे, हमने खुद अपने हाथों से क्लासेस बनाई हैं, और शायद हमें अभी तक याद है कि इन क्लास का जो इंटरवल था वो 5, अभी तक शायद हमें याद है कि इन क्लास का जो इंटरवल था वो 5 था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें कि ये अगर हमें ये टेबल बना हुआ मिल गया है, बना बनाया टेबल मिल गया है, और यहां से अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो तो क्लास का इंटरवल कितना है, ये चीज कैलकुलेट करनी हो कि हमें बना बनाया मिल गया है और इस बनी बनाई चीज से हमने कैलकुलेट करना हो। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंटली एक चीज नोट करनी है, अगर तो मैंने लिमिट्स को माइनस कर दिया, 90 माइनस 86, ये तो 4 बनता है, और आपको याद है 4 लिमिट नहीं है। तो क्लास इंटरवल अगर फ्रीक्वेंसी टेबल से कैलकुलेट करना हो तो आपने बाउंड्रीज को माइनस करना है। 90.5 माइनस 85.5, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 जरूर आएगा, ये 4 आता है।
ठीक, तो फिर क्लास इंटरवल जो है एज वो बन जाएगा अपर बाउंड्री नॉट लिमिट माइनस द लोअर बाउंड्रीज नॉट लिमिट। अपर बाउंड्री लिखा हुआ मैंने, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। तो फ्रीक्वेंसी टेबल अगर बना हुआ हो और आप बने हुए फ्रीक्वेंसी टेबल से क्लास इंटरवल को नोट करना हो तो आप दोनों बाउंड्रीज को आपस में माइनस कर देंगे। तो पहली क्लास का इंटरवल 5, दूसरे का 5, सबका 5 ही था। यस, कभी एग्जामिनर खुद इंटेंशनली ऐसा डेटा देगा जिसमें क्लासेस के इंटरवल उसने जानबूझ के डिफरेंट बनाए होंगे। वो क्या करेगा, वो 2 क्लासेस इकट्ठी कर देगा और 10 का इंटरवल दे देगा। वो बाद में आपने अगर स्पेसिफिकली किसी क्लास का भी इंटरवल पहचानना हो, अगर उसने क्लासेस दी हुई हैं तो बाउंड्री बना लें और बाउंड्रीज का डिफरेंस कर लें, आपको उस क्लास का इंटरवल जो है वो गैस हो जाएगा कि हर क्लासेस का जो इंटरवल है वो कितना आपके पास आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी यहां तक कंप्लीट हो जाता था। बाकी ये जो स्टेप्स मैंने किए हैं ये हर अगले एंड तक, जब तक हम ये स्टैटिस्टिक्स का कोर्स रीड करते रहेंगे, कभी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, कभी परसेंटेज की, कभी क्यूमुलेटिव की, कभी क्लास इंटरवल की, कभी मिड पॉइंट की। तो आपको मैंने वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो एक्चुअली इसी टेबल पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है जी। तो अभी आपने अगर कोई क्वेश्चन करना हो जो आज हमने फिलहाल पढ़ा है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं इसके रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, 2 चीजें होती हैं जब कोई क्वेश्चन ही ना करता, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो सारी समझ आई या बिल्कुल नहीं आई, कोई क्लास लिमिट्स बीच में कुछ नहीं होता। ठीक, चले जी। ये तनवीर ने इस वक्त, तनवीर जी, तनवीर बोलिएगा। यस सर। सर मैंने पूछना था कि अगर हाइट डेसिमल में ना हो तो क्लास बाउंड्री का हमें फायदे क्या है, हम ना ही लिखे तो फिर तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें नहीं डेसिमल में कोई नहीं। मैंने कहा था कि डेटा सेट, एक्चुअली तनवीर का क्वेश्चन है कि हाइट अगर डेसिमल में नहीं आएगी तो क्लास बाउंड्री ना बनाए। आपने डेटा को देख के नहीं बताना कि ये कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है, देख के नहीं बताना, आपने वेरिएबल को देख के बताना है। हाइट क्या डेसिमल वैल्यू ले सकती है? ले सकती है ना? यस। तो कंटिन्यूस है। डेटा को नहीं देखना आपने। मैंने फिर यही कह रहा हूं कि डेटा को देख के नहीं हमने चीज डिसाइड करनी, हमने कैरेक्टरिस्टिक को देख के डिसाइड करना है। नंबर ऑफ प्लांट्स ये डेसिमल में हो सकते हैं? नहीं, तो ये डिस्क्रीट होगा। फ्लावर कलर डेटा को नहीं देखा भी आपने, लेकिन आप कहेंगे ये न्यूमेरिक्स नहीं हो सकते, तो क्वालिटेटिव। हाइट, वेट, एज, टाइम, आप कहना है मैंने डेटा नहीं अभी आपको बता रहा, लेकिन आपने कहना है ये डेसिमल में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज देयर, तो ये वेरिएबल कंटिन्यूस हो जाएगा। और जब भी कंटिन्यूस होगा वी शुड मेक द क्लास बाउंड्रीज। आई थिंक मैंने आपका प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया। कोई और? चलें जी। ये मैंने एक्चुअली आपको वो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है कि जी किस तरह से आपने ये जो है ये बनाना है। एक्चुअली ये 0.5 आता है, ये नॉट 0.05। अब फ्रीक्वेंसी टेबल कंटिन्यूस डेटा सेट की, डेटा सेट कंटिन्यूस है, लेकिन वो मैंने क्लास बाउंड्री अब डायरेक्टली बना दी है। डेटा सेट कंटिन्यूस है और इसकी आपने एक ग्राफ बनाना है। तो कंटिन्यूस डेटा सेट का जो टेबल होता है उसके ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। एक ही वर्ड है, हिस्टोग्राम। अगर आपके पास डेटा सेट कंटिन्यूस हो, उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ हो, तो उससे जो हम ग्राफ स्केच करेंगे उस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब हिस्टोग्राम बनाने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको पहले चेक करना होता है
कि क्या जो आपको डेटा दिया गया है उन तमाम क्लासेस का जो इंटरवल है वो सबका इक्वल है। मैंने आपको बोला ना कि हो सकता है किसी क्लास का इंटरवल जो है वो इक्वल ना हो, तो फिर हम हिस्टोग्राम डिफरेंट वे से बनाएंगे। लेकिन अगर तमाम जो क्लासेस दी गई हैं सबका किसी एक का भी डिफरेंट हो गया, वो तो फिर अनइक्वल चले जाएगा। तमाम की तमाम जो क्लासेस हैं अगर उनका इंटरवल तमाम क्लासेस का सेम हो तो हम कहेंगे ये इक्वल क्लास इंटरवल है। और उसकी हिस्टोग्राम बनानी हो, जो कि आपके एग्जाम में आपने याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पर आपने क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है, ऑन एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसी। लेकिन याद रखना उस वक्त जब क्लास इंटरवल सबके क्या हो, बराबर हो। तो पहले आपको चेक करना है, चूंकि मैंने बाउंड्रीज दी हुई हैं, आप कैलकुलेटर से चेक करें तो इसका इंटरवल 5 बनता है, इसका 5 बनता है, 5 5 5 5 सबकी चेक करनी है। तो फिर आप कहेंगे ओके ये इक्वल ही हैं। और फिर आपने क्या करना है, ऑन एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज, ऑन वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास 85.5 और वो एंड होगी 90.5 पे, 5 का गैप है। अब दूसरी क्लास स्टार्ट फिर वहीं से हो रही है, वो तो मैंने पहले लिखा हुआ है, और एंड वो 95.5 पर होगी। तीसरी क्लास स्टार्ट 95.5 से ले रही है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंड आएगी 100.5 पे, एंड सो ऑन, वो आखिरी क्लास 115.5 तक। इस साइड पर फ्रीक्वेंसीज, चूंकि ये 10 मैक्सिमम आनी है, 2 4 6 8 और 10। अब एक्चुअली जिस तरह से हम इस टेबल को पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं 85.5 cm से लेके 90.5 cm तक 6 प्लांट्स हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना। बस ये लिख दें, जरा इसको ग्राफ में लिख दें, तो आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि 85.5 से स्टार्ट होगी और 6 हाइट तक जाके और खत्म होगी 90.5 पर, बिल्कुल सिंपल बार की तरह ही। लेकिन वो स्टार्ट लेगी लोअर से और एंड होगी अपर पे, और कह देंगे कि इसमें टोटल 6 वैल्यूज हैं। अब जो दूसरी रेक्टेंगल है उसने स्टार्ट लेना है 90.5 से, यानी कि जहां पर मैंने इसको एंड किया वहीं से उसका दूसरी क्लास का स्टार्ट वहीं से लेंगे, और वो जाएगी 90.5 पर, और साइड की उस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी, 4। तो यहीं से स्टार्ट लेंगे और ये 4 हाइट पर, ठीक। और सिंपल बार चार्ट और इसमें यही फर्क है, वहां रेक्टेंगल्स आपस में गैप के साथ आती हैं, यहां पर जो रेक्टेंगल्स होती हैं वो कंटिग्यूअस होती हैं, एक के साथ एक जुड़ी हुई है, एक के साथ एक जुड़ी हुई है। अगली रेक्टेंगल 10 हाइट की आ जाएगी, ये एंड सो ऑन, ठीक। और जो पढ़ते हैं वो लिख देते हैं, जो पढ़ते हैं वो ग्राफ कर देते हैं। हम इसको पढ़ते हैं कि 6 प्लांट्स 85.5 से शुरू होकर 90.5 cm तक आते हैं, तो मैंने भी यही लिखा हुआ है, 85.5 से स्टार्ट होके 90.5 तक टोटल 6 प्लांट्स आते हैं, मैंने भी यही लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, ठीक। तो मैं अब इसको अब आपको प्रोसीजर आई थिंक सो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने इसको देखें उसी तरह से ड्रॉ कर दिया है। 85.5 टू 90.5 6 हैं, 90.5 टू 95.5 4 है, 90.5 टू 100.5 10 है, 6 है, 3 है और 1 है। एडवांटेज इसका भी वही लिया जा रहा है, एडवांटेज एग्जैक्टली इसका भी वही लिया जा रहा है कि जी हम फौरन देख के बता सकते हैं कि मैक्सिमम 10 प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो 95 पर लेके और 100.5 तक है। अच्छा, इस डेटा सेट से आप 3 इंफॉर्मेशन जो है
वो गेट कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ये आप बल्कि आपने बतानी है मुझे, ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो विड्थ है, ये तो हाइट कहलाती है ना, ये वाली ये हाइट है, ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है, ये क्या इंफॉर्मेशन आपको देगी? ये पहला आपसे क्वेश्चन है कि इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी? विड्थ। सेकंड, इस रेक्टेंगल की जो हाइट होगी, बल्कि हर रेक्टेंगल की, वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी? सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हर रेक्टेंगल की विड्थ क्या बता रही होगी आपको? हर रेक्टेंगल की विड्थ आपको क्या बता रही होगी? सेकंड क्वेश्चन, हर रेक्टेंगल की हाइट आपको क्या बता रही है? और थर्ड क्वेश्चन कि हर रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा, हर रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसी रेक्टेंगल का सेंटर बना लेना, जो एक के लिए ज़ाहिर ट्रू होगा। हर रेक्टेंगल की विड्थ क्या बता रही है, हर रेक्टेंगल की हाइट क्या बता रही है, और हर रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो क्या आपको बता रहा है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है, आप जरा इसको कैलकुलेट करें और फिर आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है कि आपने कैलकुलेट करना है और फिर आपने हैंड रेस करने हैं कि जी हम बता सकते हैं कि पहली जो इंफॉर्मेशन है कि हर रेक्टेंगल की विड्थ किसको शो कर रही है, हर रेक्टेंगल की हाइट क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रही है, और हर रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके पास 2 मिनट हैं, आप इस 2 मिनट में इनको सॉल्व करेंगे।
जी अरसलान, आप क्या क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अरसलान सर इस डाटा की जो विड्थ है सर वो हमें क्लास इंटरवल के बारे में बता रही है। यानी कि अगर सर हम आप पहला क्वेश्चन ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो बेसिकली आपको क्लास इंटरवल के मुतल्लक इंफॉर्मेशन दे रही होती है, यही आप कह रहे हैं जी ना? सर। ठीक जी है, सर। बस ठीक है, आपका यही, आपने यही क्वेश्चन करना था, ठीक है। दूसरा सर, मुबश्शिर आप बताएं यस कि हर क्लास की जो हाइट होती है वो रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो क्या बताती है? क्लास फ्रीक्वेंसी। वो बिल्कुल सही है, हर रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो क्लास फ्रीक्वेंसी बता रही होती है, यानी कि ये बता रही होती है कि इस क्लासेस में टोटल वैल्यूज जो हैं वो कितनी हैं, ऐसा ही है ना? जी यस सर। जवेरिया, जवेरिया शायद है ही नहीं। जी कौन बताना चाहेगा? अरसलान। जी सर। थर्ड वन जो था कि हर रेक्टेंगल का जो सेंटर होता है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? सर ये हमें सर गैस के बारे में बताता है, हमें सर प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो नहीं होती कि सर इस सर प्लांट की क्या हाइट हो सकती है। सर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को प्लस करके तो हम सर हमें हाँ प्रॉपर गैस मिल ठीक जाएगा। है, उसका मैंने एक बड़ा टिपिकल नेम भी बोला था, वो जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें गैस, एक एजुकेटेड गैस देता है, लेकिन मैंने उसका एक टिपिकल नेम भी बोला था, उसी हम सर सिग्नल सर मिड नेटवर्क प्रॉब्लम था तो आवाज नहीं सही आ रही थी। मिड पॉइंट उसे हम लोग बोलते हैं। तो स्टूडेंट ने ठीक रिस्पॉन्स किया है, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है वो क्लास इंटरवल बताती है, हर रेक्टेंगल की जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी बताती है, और हर रेक्टेंगल का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट बताता है। मिड पॉइंट वही होता है ना क्लास का सेंटर, बिल्कुल सही है। तो हिस्टोग्राम, अगर इक्वल क्लासेस में डेटा आ जाए और आपने एक्स एक्सिस पे ये क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स बना के इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक हिस्टोग्राम है एंड दैट इज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम बनानी है लेकिन क्लास के जो इंटरवल्स हैं वो इक्वल नहीं है, हमें चेक करने पड़ेंगे। पहले डेटा देख लेते हैं कि ऐसे मैंने एक बड़ा स्मॉल सा डेटा लिखा हुआ है। पहली जो क्लास बाउंड्री है वो 5 से 10 है, दूसरी 10 से 20 है, और तीसरी जो है वो 20 से 40 है। याद रखा जाए कि ये पहले ही क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, इसलिए कि जहां पर ये क्लास खत्म होती है वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपको मजीद गैप तो इसमें है ही नहीं, ये तो है ही क्लास बाउंड्रीज। हाँ, ये जरूर चेक करना है कि क्या इन क्लासेस के इंटरवल्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, इंटरवल्स आ जाएंगे। तो जो पहली क्लास है 10 माइनस 5, दूसरी क्लास है 20 माइनस 10, और तीसरी क्लास है 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो ये तो फिर इन अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो गए। क्योंकि क्लासेस के इंटरवल्स अनइक्वल हैं, इसलिए अब आपने एक्स एक्सिस पे तो उसी तरह से क्लास बाउंड्रीज ही लेनी है, लेकिन
वाई एक्सिस पे, ऑन द वाई एक्सिस आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी, नॉट फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाने का फार्मूला है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास इंटरवल। ये आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्लास इंटरवल ऑफ ईच क्लास। कब? जब अनइक्वल क्लासेस इंटरवल डिटेक्ट हो जाए। अब इसकी एडजस्टमेंट का क्या हुआ है? अगर आप डेटा देखें ना तो आपने फौरन कहना है कि जी आखिरी क्लास है ना, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं 20। लेकिन ये जस्टिफाई कंपैरिजन नहीं है। वो इसलिए जस्टिफाई कंपैरिजन नहीं है कि जो आपके पास फर्स्ट क्लास है, वैल्यू तो उसमें 10 है। देखें उस क्लास का साइज भी बहुत छोटा है, छोटी सी क्लास में ही 10 वैल्यूज आ गई हैं। और ये इतनी बड़ी क्लास है और इसमें 20 वैल्यूज हैं, और आप कंपैरिजन जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखें जी उसमें तो सब बॉस 10 वैल्यूज हैं, उसमें 20 हैं। आप विड्थ भी तो देखें कि वो कितनी बड़ी विड्थ की है। उसकी विड्थ 20 की है, उसकी विड्थ सिर्फ 5 की है, बहुत छोटी सी क्लास है, 5 की विड्थ है, और इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। और कंपैरिजन करके कह रहे हैं इधर ज्यादा। ये उसी तरह की बात है कि मैंने इस स्टूडेंट को 5 मिनट दिए, यहां से उसका पेपर स्टार्ट किया, यहां पर उसका खत्म कर दिया, और उसने 10 MCQs कर लिए। और एक स्टूडेंट को मैंने 20 मिनट दिए, यहां से पेपर स्टार्ट किया, यहां पर फिनिश किया, और इस दौरान उसने टोटल 20 MCQs किए। और कंपैरिजन करके कह रहा हूं जी इसने ज्यादा किए हैं और इसने कम किए हैं। क्यों भैया? आपने तो जस्टिफाई नहीं किया, इंटरवल ही सेम नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, हर फ्रीक्वेंसी को इंटरवल पे डिवाइड कर दे। 10 डिवाइडेड बाय 5 2 बनता है, 15 डिवाइडेड बाय 10 1.5 बनता है, और 20 डिवाइडेड बाय 21 बनता है। इसको देख के बताएंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें कंसीडर होंगी। एडजस्टमेंट देखे ना, 5 की क्लास और उसका इंटरवल। अब जब आपने इसको बनाना है, पहली क्लास 5 से 10, दूसरी क्लास 10 से 20, और तीसरी क्लास जो है वो 20 से 40। और याद रखें कि अब ये गैप इसलिए है कि ये जस्ट 5 का गैप है, ये जो गैप है ये 10 का बनता है, और ये गैप जो है वो 20 का। याद है ना? हम ये तो नहीं कर सकते कि इधर 20 लिख दिया और इधर 40 लिख दिया, 5 को भी वही कहा और उसको भी वही कहा। तो इस तरह से तो ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि ये वैल्यूज जो हैं वो आप लोग उसकी जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक, तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं कि पहली जो रेक्टेंगल है वो 5 से स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है। सेकंड क्लास 10 से स्टार्ट होगी, 20 तक जाएगी, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 होगी। तो जो दूसरी क्लास है वो 10 से स्टार्ट होगी, 20 तक जाएगी, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.5। लास्ट क्लास 20 से स्टार्ट लेके 40 तक जाएगी, और उसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो राउंड अबाउट 1 होगी। तो जो लास्ट क्लास है उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो राउंड अबाउट 1। तो ये कोई ग्राफ कोई एक्यूरेटली जाहिर है अब तो आपने बनाना भी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल, एंड देन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्यों बनाई जाती है। ठीक है, आपकी जो क्यूरीज हैं इन ग्राफ के रेलेवेंट, आज के लेक्चर के रेलेवेंट, मैं आपसे नेक्स्ट डे पूछा करूंगा, इसलिए कि आपको टाइम दिया जाएगा, आप घर में बैठ कर उसको पढ़ेंगे, एक दफा नोट्स देखेंगे, और फिर भी क्लैरिटी नहीं होगी तो देन फिर आप लोग जो है वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।